आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मल फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और इसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो थर्मल फिजिक्स के जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये जो टॉपिक होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर के रूप में होता है। इसके अलावा भी अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये जो थर्मल फिजिक्स का टॉपिक है अगर किसी और सेमेस्टर में शामिल है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब आप उसका मिड टर्म या मेन एग्जाम मान लीजिए एमसीक्यू पैटर्न का है या सब्जेक्टिव पैटर्न का है, चाहे जो पैटर्न हो, अगर आप उस एग्जाम को देंगे तो उसके लिए ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, स्पेशली बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए। और उसमें भी जो थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो पेपर होता है, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एनईपी के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सेकेंड सेमेस्टर में रखा गया है, उसके मेन एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम अगर एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहा है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भी अगर सब्जेक्टिव पैटर्न पे है तो भी आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग वीडियो को। यहाँ पे देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, यानी जो उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम होता है वो किससे जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर यानी तापमान, दूसरा ऑप्शन है हीट यानी उष्मा, तीसरा ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है वर्क यानी कार्य। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उष्मा गतिकी का जो शून्य कोटि नियम होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, सॉरी टेम्परेचर से जुड़ा होता है, क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस तैयार होता है, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जुड़ा होता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन टेम्परेचर। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन मींस, मतलब कोई आइडियल गैस, आदर्श गैस है, उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी समतापीय प्रसार हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है वो है इट्स हीट कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन है इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है इट्स टेम्परेचर एंड हीट कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, और लास्ट ऑप्शन है इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं कि कोई आदर्श गैस है, उसमें समतापीय प्रसार हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? उसका उष्मा स्थिर रहेगा, उसका तापमान और दाब स्थिर रहेगा, तापमान और उष्मा स्थिर रहेगा, और लास्ट तापमान स्थिर रहेगा। तो देखिए ये कैसा प्रोसेस है, समतापीय, यानी समतापी आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सीधे आप लोग लास्ट ऑप्शन यहां पे टिक कर दीजिए कि समतापी प्रसार में उस आइडियल गैस का टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पूछा जा रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी आइडियल गैस, आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो किस पे निर्भर करता है। पहला ऑप्शन प्रेशर यानी दाब, दूसरा ऑप्शन वॉल्यूम यानी आयतन, तीसरा ऑप्शन टेम्परेचर यानी तापमान, और चौथा ऑप्शन दे रहा है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। देखिए किसी भी गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही निर्भर करता है। याद रखिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस का होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। तो यहां से देखिए ये ऑप्शन हो गया सी पार्ट, टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए पाथ इंडिपेंडेंट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पाथ इंडिपेंडेंट यानी पथ पे निर्भर नहीं करता है, यानी कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पथ स्वतंत्र है। देखिए पहला ऑप्शन है वर्क, तो आप सभी लोग जानते हैं वर्क पाथ पे निर्भर करता है, वर्क जो है वो पाथ पे भी निर्भर करता है, इसके अलावा स्टेट यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे भी निर्भर करता है। यही हाल हीट का भी है। थर्मल एनर्जी हीट को ही कहते हैं, इसी का एक समझ लीजिए दूसरा नाम है। तो ये तीनों जो हैं वो पाथ फंक्शन है।
तो जो पाथ पे निर्भर नहीं करता वो है इंटरनल एनर्जी, यानी जो आंतरिक ऊर्जा है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो पथ पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि इन विच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको होने में उष्मा की आवश्यकता नहीं होती। पहला आइसोथर्मल, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा दिया जाता है। आइसोबारिक, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आइसोकोरिक, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका होगा लास्ट ऑप्शन फ्री एक्सपेंशन यानी मुक्त प्रसार। देखिए फ्री एक्सपेंशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फ्री एक्सपेंशन यानी मुक्त प्रसार, कोई गैस जो है वो बिल्कुल फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, तो ऐसे में मुझे बाहर से कोई उष्मा देने की जरूरत ही नहीं होगी। फ्री एक्सपेंशन के लिए आप लोग दो शर्त याद रखिएगा कि कोई भी हीट नहीं दिया जाता है, ठीक है, और कोई भी कार्य भी नहीं किया जाता है, यानी फ्री एक्सपेंशन में हीट भी जीरो होता है और वर्क डन भी जीरो होता है। ये दोनों फ्री एक्सपेंशन का कंडीशन होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज जीरो। तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया, फिर भी चलिए इसको एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करते हैं। ऐसा कौन सा प्रक्रम है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें किया गया कार्य जीरो होता है। पहला लेते हैं साइक्लिक। देखिए साइक्लिक का मतलब हुआ कि यहां पे कोई प्रारंभिक अवस्था है ए, यहां से मैंने शुरू किया और वापस घूम फिर के हम लोग इसी ए पे ही आ गए। तो आप जानते हैं कार्य जो है वो तो पथ पे निर्भर करता है, तो भले ही आप प्रारंभिक अवस्था से शुरू करके वापस वहीं पे आ जाइए, कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पथ पे निर्भर कर रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य तो होगा ही, यानी साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक कंडीशन आप यहीं पे याद रखिए कि इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम अपने प्रारंभिक अवस्था से घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों सेम है। तो ऐसे में साइक्लिक प्रोसेस में जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, तो इसका ऑप्शन साइक्लिक प्रोसेस भी नहीं होगा, यानी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता है। ठीक है, हमें वो ऑप्शन पहचानना है जिसमें वर्क डन जीरो होता है। नेक्स्ट है फ्री एक्सपेंशन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसका आंसर फ्री एक्सपेंशन होगा। फ्री एक्सपेंशन की दो शर्त कि हीट भी जीरो होगा और वर्क डन भी जीरो होगा। नेक्स्ट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में भी वर्क डन जीरो नहीं होता है, मतलब कोई ना कोई वर्क डन मिलता है आपको आइसोथर्मल में, और इसी प्रकार एडियाबैटिक में भी मिलता है, यानी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में ही वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या जीरो होता है? चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। एडियाबैटिक में क्या जीरो होता है? चेंज इन हीट, डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच प्रोसेस देयर इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। मतलब पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया में सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बोला है किस प्रक्रिया में सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आइसोथर्मल। तो मैंने अभी अभी आपको बताया आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी क्या हो गया? जीरो हो गया। और डेल्टा टी जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब आ जाइए एडियाबैटिक में। अब एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक में आप लोग जानते हैं कि क्यू हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हीट अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो चेंज इन हीट जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी का ऐसा कुछ तो इसमें कंडीशन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया था कि फ्री एक्सपेंशन में आप लोग जानते हैं कि कोई न तो हीट दिया जाता है और न ही कोई कार्य किया जाता है, यानी क्यू भी जीरो, डेल्टा क्यू भी जीरो और डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो। तो जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से देखिए डेल्टा क्यू भी जीरो हो गया और डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो हो गया, तो ऑटोमेटिक डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी फ्री एक्सपेंशन में
जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन भी जीरो होता है, हीट भी जीरो होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, तीनों में परिवर्तन जीरो होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप जहां से शुरुआत करेंगे वापस वहीं पे आपको आ जाना है, तो जब वापस वहीं पे आ जाएंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी पहला, तीसरा और चौथे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा, यानी इसका ऑप्शन होगा सेकेंड पार्ट। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। क्यों, देखिए यहां पे डेल्टा क्यू इसके लिए जीरो आता है, तो आप लोग समझ रहे हैं यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू बराबर क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखिए यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं आ रहा है, वो आ रहा है माइनस डब्ल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, बाकी तीनों प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ P इज द प्रेशर, U इज इंटरनल एनर्जी एंड dV इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, देन यदि P दाब है, U आंतरिक ऊर्जा है और dV आयतन में परिवर्तन है या वृद्धि है, तो कौन सा इसमें से सही है। यहां पे देखिए, यहां पे आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। तो सबसे पहले काम करिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब आप लोग जानते हैं, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, डेल्टा W बराबर क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मैं करा चुका हूं ये डेरिवेशन। तो यहां से देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डेल्टा Q बराबर, ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस यहां पे P इंटू डेल्टा V या dV। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं dQ बराबर du, सॉरी यहाँ पे ये du रहेगा, हाँ dQ बराबर du प्लस P dV। तो यहां से ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। du का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा dQ माइनस P dV। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यही वाला सही है, बाकी कोई भी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट फॉर्मूला इसमें दिया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है जिसमें आयतन स्थिर रहता है। तो आइसोथर्मल, आप लोग जानते हैं आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, एडियाबैटिक में हीट और आइसोबारिक में प्रेशर। तो आपको यहीं से आंसर मिल गया, वॉल्यूम किसमें कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में यानी सम आयतनिक प्रोसेस में, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट, एन एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट, कहने का मतलब इसमें पूछ रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है। अभी अभी मैंने बताया कि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, हीट। रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो इस प्रकार से होता है कि उसमें न तो हम हीट देते हैं न निकाय से हीट लेते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए किसी साइकिल के ट्यूब का फट जाना। जब ट्यूब फटता है तो अचानक ट्यूब की जो बाहर की, जो ट्यूब के अंदर की हवा है वो बाहर निकल जाती है, और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होता है कि वहां पे हीट के एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलता। यानी ट्यूब जो फटा उसमें बाहर से कोई उष्मा नहीं दिया गया, ना तो उसमें उससे उष्मा लिया गया। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो सडनली होता है, अचानक होता है, तेजी से, इतना तेजी से होता है कि उसमें हीट के एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलता है। समझ पा रहे होंगे आप, यानी हीट ना तो आप निकाय को देंगे ना तो हीट निकाय से ले पाएंगे, यानी हीट कांस्टेंट रहता है। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सा ऑप्शन सही है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रिया में फर्स्ट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये तो गलत होगा। प्रेशर किसमें कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये किसमें होता है, आइसोथर्मल में, तो यही ऑप्शन सही होगा। वॉल्यूम किसमें कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसा तो कुछ इसमें ये नहीं होगा ये ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर रहता है वो
कांस्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे संबंधित है? पहला न्यूटन के नियम से, ऐसी कोई बात नहीं है। चार्ल्स का नियम, ये भी नहीं है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, ये भी नहीं है। तो लास्ट इसका आंसर सही है। मैंने आपको बताया था कि जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, यानी किसी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पे निर्भर करती है? तो वो तो मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ही बताया था, वो केवल और केवल टेम्परेचर यानी तापमान पे निर्भर करती है, इसमें सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज, यानी समआयतनिक प्रक्रम के लिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाइए। देखिए समआयतनिक प्रक्रम, तो समआयतनिक प्रक्रम आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा W। इसको मैं इस प्रकार से बताता हूं आप लोगों को कि अगर आप किसी निकाय को उष्मा देंगे तो उस उष्मा के कुछ पार्ट से वो निकाय कार्य करेगा और बाकी सबसे अपनी क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। यानी आप उसको अगर 100 यूनिट उष्मा देते हैं तो मान लीजिए उसने 70 यूनिट उष्मा का कार्य किया और बचा हुआ 30 यूनिट उष्मा का वो क्या करेगा? अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा लेगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब देखिए यहां से आपको इस फॉर्मूले को डेल्टा डब्ल्यू का भी फॉर्मूला यहां पे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस हम लोग डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? P इंटू डेल्टा वी। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के लिए डेल्टा वी 0 होता है, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिला डेल्टा क्यू बराबर क्या मिला? डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला फिट बैठेगा। कभी कभी वो डेल्टा में नहीं लिखते हैं क्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू यहाँ पे मतलब चेंज इन हीट है, तो ये ऑप्शन आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है ए सिस्टम इज कॉल्ड इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज, मतलब कोई जो निकाय होता है वो उष्मागतिकीय साम्य में होता है कब? यानी कोई निकाय अगर उष्मागतिकी साम्य में है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सही होगी? पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ये थ्योरी भी इसका करवाया है, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थर्मल फिजिक्स का आपको हमारे प्लेलिस्ट में थर्मल फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे मैंने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम शामिल होते हैं, एक मैकेनिकल, दूसरा थर्मल और केमिकल। तीनों इक्विलिब्रियम को मिला के हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसका जो आंसर होगा वो लास्ट पार्ट होगा, यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सभी तीनों प्रकार के इक्विलिब्रियम शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क डन इन ए प्रोसेस डिपेंड्स ऑन, मतलब किसी भी उष्मागतिक निकाय के लिए जो किया गया कार्य होता है वो किस पे निर्भर करता है? पहला ऑप्शन पाथ पे, सेकंड ऑप्शन स्टेट ऑफ द सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नन। तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है वो पाथ फंक्शन होता है, यानी पथ पे तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था यानी स्टेट पे भी निर्भर करता है। ध्यान रहे पाथ फंक्शन होने का मतलब ये नहीं कि वो स्टेट पे निर्भर नहीं करेगा, भाई स्टेट पे तो निर्भर करेगा ही, स्टेट पे निर्भर करने के साथ साथ वो पथ पे भी निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पे एक स्टेट है ए, यहाँ पे एक स्टेट है बी, अब ए यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो निर्भर करेगा, इसके अलावा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जाने वाले पथ पे भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज, यानी किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो, उसके लिए ऑप्शन देखिए। पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, सेकेंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, ऑलवेज जीरो।
तो देखिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है, उष्मागतिक विभव होता है। 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं। पहला आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी हो गया, दूसरा इंथैल्पी होता है, तीसरा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है और चौथा गिब्स फ्री एनर्जी होता है। इन चारों को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोला जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विच इज ट्रू। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग जानते हैं, किसी भी निकाय को आप अगर हीट देंगे तो उससे वो कुछ आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगा और कुछ कार्य करेगा। तो ये तो सही मिल रहा है यहाँ पे, देखिए तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बाकी सब भी चेक कर सकते हैं। dq/t विच इज ट्रू, इसमें बराबर यहाँ पे s होना चाहिए था, मिस हो गया है। s इज इक्वल टू dq/t, ये सेकेंड ऑप्शन में होगा s इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, तो ये भी सही हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई एस। ऐसा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। वैसे चलिए मैं सीधे आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर पहला ही है। ये सेकंड ऑप्शन शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, आप लोग इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए सी वाला भी पार्ट नहीं होगा और यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू एस डी टी, तो देखिए एस बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई टी होता है, डी टी नहीं होता है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन है। जल्द ही हम लोग किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके। अब ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसी प्रकार के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के और ढेर सारे सीरीज चाहते हैं, सभी टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही हमें मोटिवेशन मिलता है, इसी पे निर्भर करेगा कि मैं इस प्रकार के वीडियो और आगे बनाऊं या फिर नहीं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।